वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल से रहें और आपका दिन अच्छा बीते। आइए, हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे पैसिव वॉइस का परिचय। अब इसमें परिचय के बाद देखिए, हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस मतलब कहाँ से इसका उत्पत्ति होती है, उसकी परिभाषा हमने बताया, उसका भेद हमने बताया, और पैसिव वॉइस बनाने में क्या क्या किन चीज़ों का योगदान होता है। तो आइए, हम पढ़े थे कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग उसको हिंदी के ट्रांसलेट के बारे में जो हमारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके कहा था, आइए हम पहले शुरू करते हैं। तो आपको बताया गया था कि सबसे पहला टेंस आपका क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखिए आप नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस पैसिव वॉइस। अब इसके पहले आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम शब्दों के एक एक विश्लेषण करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य अंत में आता है, हो, हूँ आता है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, हम इस्तेमाल लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, हैज या हैव लिखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित की परिभाषा हम लोग पिछले टेंस वाले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, ता है, ती है, ते है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं हम, इसके लिए जब ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते थे, वर्ब में यस या यस लगाते थे। वर्ब में यस या यस लगाते थे। ये तो रहा एक्टिव वॉइस का टेंस का मतलब काल। अब देखिए, ये क्या आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। इसकी पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है कि प्रधानता के साथ जाता है, जाते हैं, जाती है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, वर्ब भी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब आप देखिएगा, एक चीज ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है कि आपको देखिए इसमें लिखा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता था, किसमें आता था कि वाक्य के अंत में, वर्ब के अंत में क्या आता है, ता है, ती आता है। लेकिन यहाँ पर जो आता है, जाता है, जाते हैं, जाती है आता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है कि जाता है, जाते हैं, जाती है जो आता है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे जाना की अंग्रेजी क्या आता है, गो होता है। तो यहाँ पर ये जाता, जाते, जाती का अर्थ आपका गो से नहीं है। कहने का मतलब ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। तो पैसिव वॉइस में देखिए, एक वाक्य से समझ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। जैसे देखिए लिखा है, यह पुस्तक पढ़ाई जाती है। यह पुस्तक पढ़ाई जाती है। देखिए, यानी कि मेन वर्ब आपका क्या, पढ़ाई। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब इसके बाद जो लग रहा है, जाति लग रहा है, यही आपको क्या बनेगा, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया बनती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। और एक चीज देखिए, दूसरा क्या है, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। अब दोनों में डिफरेंस कर लीजिए आप। यहाँ जाति का अर्थ जो है कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ जाति का अर्थ क्या होता है, गो होता है। तो जहाँ पर यानी कि जाने का काम ना हो, बल्कि सहायक क्रिया के रूप में बताया जाता है, वही आपकी क्या मानी जाती है, पैसिव वॉइस मानी जाती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पर मतलब जाति है, यहाँ पर क्या आपका जाति, यहाँ पर क्या आपका सहायक क्रिया के रूप में है, और यहाँ पर जाति क्या है, मेन वर्ब के रूप में। जब ये सहायक क्रिया के रूप में होती है तो वो आपका पैसिव वॉइस माना जाता है, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं माना जाता है। आइए, सबसे पहले जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग परिभाषा लिखते हैं।
परिभाषा क्या आपका? जो कार्य वर्तमान काल में किसी कर्म के द्वारा कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़ते थे? कर्ता के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा अनिश्चित होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए परिभाषा का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ की जबकि मतलब परिभाषा में क्या दिया गया है? वर्तमान काल में जो भी काम होता है वो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्टली होता है। कहने का मतलब या वाक्य में क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कर्म लिखा जाता है। तो ये रही आपको क्या परिभाषा। आइए हम देखते हैं पहचान के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ऐसे वाक्यों के अंत में जाता है, जाते हैं, जाती है, आदि आता है। तो देखिए आपको यही बताया गया ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका वाक्य अंत में जाता है, जाते हैं, आया है, ये आपका क्या है? मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का मतलब आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर इसका अर्थ गु नहीं होगा, बल्कि किसके रूप में होगा? सहायक क्रिया के रूप में होगा। ये आपका पहचान रहा। और दूसरी पहचान नंबर 1 क्या होता है? पहचान नंबर 2, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। ये है आपका पहचान 1 और पहचान 2। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। देखिए पहचान के बाद हम लोग चर्चा करते हैं नियम पर। देखिए नियम नंबर 1 क्या आपका? ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिएगा जैसे आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव वॉइस का पढ़ते हैं तो उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपको हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। कौन सी? नंबर 1 आपका होता है कि हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब बी के कितने रूप होते हैं मैंने आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर वर्ब बी के रूप में क्या लेंगे? हम इज एम आर लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक वचनकर्ता के साथ क्या इज लगाएंगे और उसके बाद क्या लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या आपका? मेरे द्वारा कहानियां प्रतिदिन सुनाई जाती है। अब देखिए हम इसके पहले आप महत्व के बारे में जान लीजिए कि हम पैसिव वॉइस में हिंदी अनुवाद हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों हमारे विद्यार्थी महोदय ने या हमारे अध्यापक महोदय ने क्यों कमेंट करके बताया है। इसका मेन रीजन ये होता है
कि जब हम बड़े बड़े ट्रांसलेट करते हैं, कहानियों के रूप में जब हम लोग लिखते हैं, तब वहाँ पर इन सब की जरूरत पड़ती है कि हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ नहीं प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या लिखा है, आपको बताया गया सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका, कहानियाँ। क्या लिखा, द स्टोरीज, द स्टोरीज। उसके बाद क्या लिखिए, सॉरी, मेरे द्वारा कहानी प्रतिदिन सुनाई जाती है। क्या लिखिए, स्टोरी। द स्टोरी इज टोल्ड बाई मी डेली। फिर आपका वाक्य, यानी कहने का मतलब हम एक उदाहरणकर्ता के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक उदाहरणकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कहने का मतलब टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, एजेंट लिखते हैं। एजेंट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए नियम नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। देखिए आई के साथ एम लिखा जाता है, लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप कैसे लिखा जाता है। मुझे प्रतिदिन पीटा जाता है। देखिए आप, अब इसमें देखिए मुझे, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे आप पहचानेंगे। देखिए हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, कई वीडियो में हम बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर जो आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, आपको ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है कि आपका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। मुझे प्रतिदिन पीटा जाता है, वाक्य लिखा गया है। तो देखिए किसे प्रतिदिन पीटा जाता है, किसको प्रतिदिन पीटा जाता है, उत्तर आता है क्या, मुझे। अगर कौन का प्रश्न करते हैं हम, तो कौन के प्रश्न करने पर क्या उत्तर आता है, आपका सब्जेक्ट आता। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या और किसको किसको का प्रश्न करने पर उत्तर आया है, इसलिए आपका क्या, आपका मतलब पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस पहचानने का दो तरीका, पहला तरीका वाक्य अंत में क्या जाता जाते लिखा रहेगा, और वाक्य में क्या लिखा रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। अब आप लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, क्या लिखेंगे आप, डेली लिखेंगे। ये रहा दूसरा नियम। तीसरे नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा क्या है, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आर लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें या बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। देखिए फिर वही आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, पहले आप सब पहचानिए क्या लिखा है, आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो ये आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे आप पहचानेंगे, आप वैसे भी देख लीजिए। आप जब हम लोग कारक पढ़ते हैं हिंदी में, तो क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कर्ता के कर्म को। देखिए यहाँ पे बच्चों को, ये करने का मतलब ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट के दो तरीका पहचानने का आपने हमें बताया था, किसको का प्रश्न करने पर, तो वहाँ पर लगाए आप, यानी किसको प्रतिदिन पढ़ाया जाता है, बच्चों को। तो कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, और इसमें लास्ट में क्या लिखा आपको, जाता है, आया है। तो कहने का मतलब आपका वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो ट्रांसलेट करेंगे, द चिल्ड्रेन आर टाट डेली। ये रहा आपका क्या मतलब हिंदी में अनुवाद करने का मतलब तीनों नियम। और आइए वाक्य का क्रम देख लीजिए, वाक्य का क्रम क्या कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट होगा।
सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लेंगे आप, इज एम आर लिखेंगे आप, इज एम आर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर वाक्य में एजेंट आया है तो हम बाई लगाएंगे, अगर एजेंट नहीं आया है फाइन। यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर एजेंट का प्रयोग किया है तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, एजेंट लिखेंगे। एजेंट की मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, चाहे आप एजेंट कहिए चाहे इसको क्या बोलेंगे, डूअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, डूअर, चाहे जो भी कहिए आप। तो ये रहा आपका अरे कि पैसे वाइज मतलब हिंदी का अनुवाद करना। और उसके बाद देखिए आइए हम इसी वक्त निगेटिव पर चर्चा करते हैं। निगेटिव में क्या नियम है, निगेटिव में देखिए, निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है, इसके पहले हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, ध्यान दीजिएगा, कि हम अफर्मेटिव पहचानते हैं पूर्वविराम से, इंट्रोगेटिव पहचानते हैं हम लोग किससे, हम पहचानते हैं मतलब केवल नहीं से पहचानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको जिसमें हम नहीं मतलब नाट का प्रयोग नहीं होता, फिर वाक्य आपका निगेटिव होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए देखिए, नाट का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट या नेवर, नॉट या नेवर लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए अब हिंदी के वाक्य में देख लीजिए, जैसे लिखा है, रमेश हमेशा रमेश को हमेशा पुस्तकें खरीदना पड़ता है, पुस्तकें खरीदना पड़ता है। एक मिनट, पुस्तकें हमेशा नहीं खरीदी जाती हैं, पुस्तकें हमेशा नहीं खरीदी जाती हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप, द बुक्स। अब आपका कर्ता, आपका जो नया कर्ता बना आपका क्या बना, बहुवचन में है, इसके साथ क्या लगाएंगे आप, आर लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, ऑलवेज लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, द बुक्स आर नॉट। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखिए आप, क्या लेंगे आप, अरे कि खरीदना का बाट। फिर क्या लेंगे, ऑलवेज लिखेंगे। फिर आपका वाक्य रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि मतलब इस एम आर के बाद क्या लगेगा, नाट लगाएंगे। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस का। आइए हम इसी के साथ इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपको बताएगा, आपको नियम इसके दो रूल्स माने जाते हैं, एक आपका सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो नियम देखिए आप, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या पहले आए, यदि क्या पहले आए तो इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। फिर कर्ता के बाद, फिर कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके
अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगा देते हैं, अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं। ये रहा आपका। जैसे क्या मिठाइयाँ हमेशा खरीदी जाती है, हमेशा खरीदी जाती है। देखिए, अब देखिए आपका कर्ता आपका क्या बन गया, आपका कर्ता आपका बहुवचन में बना, बहुवचन में बना आपका। इसका मतलब क्या लगेगा, आप आर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, द स्वीट्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, आई विल लिखिए। फिर आपका क्या आएगा, खरीदने का क्या आपका बाट। फिर आपका लास्ट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका जब आपका क्या पहले आता है तब। आइए इसी के साथ दूसरा देखते हैं। जब यही प्रश्नवाचक शब्द में जब क्या आता है, बीच में आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो जो नियम आपको पहले बताया जा चुका है एक्टिव वॉइस का, वही नियम इसमें भी है, बशर्ते केवल सहायक क्रियाओं का अंतर है। ये नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि, क्या, कब, कहाँ बीच में आए तो वाक्य को WH टाइप शब्दों से शुरू करते हैं, फिर इज, एम, आर लिखकर, इज एम आर लिखकर कर्ता के बाद, अब कर्ता का मतलब आप समझे ना, कर्ता का मतलब ऑब्जेक्ट। कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है, बोलो। देखिए, तो वही चीज आपका नियम, बोलो। तो देखिएगा, क्या करे का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या कब कहाँ बीच में आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाक्य मतलब जो आपका बीच में आएगा उसी से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। जैसे क्या चोर पकड़े जाते हैं, बीच में आए, चोर क्यों पकड़े जाते हैं। देखिए आप, चोर क्यों पकड़े जाते हैं, ये आपका वाक्य। अगर यहाँ पर जैसे क्यों से शुरू हुआ है, आप क्या लिखेंगे, आप व्हाई लिखेंगे आप। फिर आपको देखिए, ये आपका बहुवचन में क्या लगेंगे, आप आर लिखेंगे आप। फिर उसकी क्या लिखेंगे, द थीव्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, पकड़ना करेंगे, क्या होगा आपका काट। ये आपका वाक्य रहा। तो कहने का मतलब ये आपके पैसिव वॉइस रहा, आपका हिंदी के अनुवाद के समस्त प्रकार के नियम आपको बताए गए। हाँ, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक के साथ साथ अगर आपका वाक्य नेगेटिव में आता है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका ये कर्ता मतलब जो आपका कर्ता होगा उसके बाद हम नाट लगा करके वाक्य हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो मुझे आशा है कि आपको मतलब जो आपको नियम से बताए गए हैं सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है तो आप कमेंट करके प्लीज़ अब आप हमें बताइएगा। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे मेरी अच्छाइयों को मत बताइए, लेकिन मेरी बुराइयों को जरूर आप कमेंट करके बताइए, हम कहाँ गलती करते हैं, क्या नहीं गलती करते हैं। क्योंकि अध्यापक के सबसे बड़े चहेते वही होते हैं जो उनकी कमियों को बताएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।